तो देखिए, जब हम विस्कोसिटी पढ़ते हैं तो बेसिकली ये विस्कोसिटी एक फिनोमेना है बेटा, और इसके कारण जो फोर्स जनरेट होता है बेटा उसे विस्कस फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स होता है बेटा? विस्कोसिटी फिनोमेना के कारण जो फोर्स जनरेट हुआ उसे हमने विस्कस फोर्स कहा। ठीक है, पहली चीज। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले ये देखेंगे विस्कस फोर्स क्या है। देखो, एक टेबल टॉप है, उस पर हमने शहद को गिराया। आप देखोगे थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे गिर जाएगा। पानी को गिराया, जल्दी गिर गया, तो हम कहते हैं शहद गाढ़ा है और पानी पतला है, गाढ़ापन ज्यादा है। तो अब जब हमने शहद को गिराया तो शुरू में एक ऐसा टोम सा बन जाएगा थोड़ा सा। आप थोड़ा अगर इमेजिन करो तो पहले एक सबसे ऊपर वाली लेयर गिरेगी, फिर उसकी नीचे वाली लेयर गिरेगी, ऐसे ऐसे एक एक लेयर गिरती चली जाएंगी और पूरा लिक्विड फ्लो कर जाएगा। तो देखो, ये जो शहद को आप अगर देखो ध्यान से, ये जैसे हमने गिराया, ये है, तो बेसिकली डिफरेंट लेयर्स हैं लिक्विड की जो फ्लो कर रही हैं कि नहीं? दे आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड विच आर फ्लोइंग, हाँ या ना? ठीक है, दे आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड फ्लो। तो देखो, ये है, ये ऊपर वाली लेयर नीचे वाली पे चल रही है, फिर ये इस पे चल रही है, रिलेटिव मोशन। अच्छा, सारी लेयर क्या एक ही वेलोसिटी पे चल रही है? नहीं। आप देखोगे ये जो लास्ट लेयर है इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। लास्ट लेयर की वेलोसिटी क्या है? 0। तो दीज डिफरेंट लेयर्स आर, these are the different, what are these are layers of liquid, these are, ये लिक्विड की लेयर्स है। समझ गया ना बेटा? हाँ, ये लिक्विड की लेयर है जो फ्लो कर रही है। अब जब ये लिक्विड की लेयर बेटा फ्लो कर रही हैं, ठीक है, तो अलग अलग वेलोसिटी से फ्लो करती है। आपने एक चीज और गौर की हो, पहले शुरू में जब शहद गिराते हैं तो ऊपर वाली लेयर ज्यादा जल्दी गिरती है, फिर जब छोटा सा बचता है तो फिर बहुत स्लो स्लो गिरता है। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि जब नीचे से ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? इसका जवाब भी आपको। अब सुनो, जब ये v1 वेलोसिटी से जो लेयर चल रही है तो v2 वेलोसिटी है, तो दो लेयर के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना, अलग अलग लेयर्स, अलग अलग। तो जब दो लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो उन लेयर्स के बीच एक टेंजेंशियल फोर्स जनरेट होता है बिटवीन द डिफरेंट लेयर, और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है वो ये कोशिश करता है कि ये जो लेयर जो अलग अलग वेलोसिटी पे चल रही हैं, इनकी जो रिलेटिव मोशन है इसको खत्म करना है, टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन। तो जो टेंजेंशियल फोर्स विच एक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स, द टेंजेंशियल फोर्स विच एक्ट, this has been a tangential force which act between the different layers of liquid, and this tangential force which has been acting between the different layers of liquid, this tangential force, समझ गए, acting between the surface, ठीक है, between the layers of liquid, acting between layers of liquid, जो लेयर्स ऑफ लिक्विड है उनके बीच एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड दिस टेंजेंशियल फोर्स इज कॉल्ड बेटा, इस टेंजेंशियल फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को विस्कोसिटी कहते हैं। समझ गए? फिनोमेना विस्कोसिटी है और दो लेयर के बीच जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड बेटा विस्कस फोर्स कहते हैं। अब सुनो, तो पहले तो ये समझ गए व्हेन द डिफरेंट लेयर्स। अच्छा, तो ये जो बेसिकली ये एक फ्रिक्शन फोर्स ही है। अच्छा, ये विस्कस फोर्स क्या करना चाह रहा है? इट टेंड्स टू, क्यों लग रहा है? इट टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड। बताओ, जो दो लेयर्स के बीच जो रिलेटिव मोशन है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। आया समझ में? दिस विस्कस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स जो दो सॉलिड जो अलग अलग बॉडीज के बीच लगता था, ये एक ही लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स के बीच लग रहा है, मतलब अंदरूनी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। समझ गए ना? इट इज कॉल्ड इंटरनल एक्टिंग बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड।
दिस इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स सॉलिड में लगता था उससे ये फोर्स बेटा अलग होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, समझ गए ना। जो वहां पर ये फोर्स जो अलग होता था उससे ये फोर्स अलग है, वो याद रखना है कैसे, वो मैं बताऊंगा। पहले ये समझ में आया। अब सुनो, अगर आप जैसे ये मैंने 3 लेयर्स लिए, अब सुनना ध्यान से, पहली की वेलोसिटी v1, दूसरी लेयर की वेलोसिटी v2 और तीसरी लेयर की वेलोसिटी v3। अब एक चीज सुनो, एक बीच वाली लेयर देखो, इसके ऊपर लेयर जैसे मान लो v1 वेलोसिटी है 30, v2 है 20 और v1 है 10 है। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले इन दो लेयर्स के बीच देखो, v1 और v2 लेयर के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो देखते हैं, टेंजेंशियली लगेगा। लेकिन बेटा ये जो टेंजेंशियली ये जो फोर्स लगता है ये ऑपोजिट और सपोर्टिव दोनों डायरेक्शन में लग सकता है। मैं बताता हूं कैसे। अब मुझे आप इमेजिन करो, ऊपर वाली लेयर 30 पे चल रही, ये लेयर बीच वाली लेयर पे देख रहे हैं, बीच वाली लेयर पर ऊपर, बीच वाली लेयर पर ऊपर के कारण भी आएगा, बीच वाली लेयर पे नीचे के कारण। तो बीच वाली लेयर पे देखते हैं क्योंकि सैंडविच है कि ऊपर और नीचे के कारण कैसा रहा, तो ऊपर वाले के कारण, ऊपर वाली की वेलोसिटी क्या है 30, बीच वाली की 20। तो मुझे बताओ जो 20 वाली है वो 30 वाली को रोकने की कोशिश करेगी, चलाने की, रोकने की करेगी। मतलब अगर आप यही फ्रिक्शन फोर्स इफ यू विल सी बिटवीन v1 एंड v2, तो v2 विल ऑपोज या लेयर टू विल ऑपोज लेयर 1, हाँ या ना, बोलो, लेयर 1 को क्या करेगी, ऑपोज करेगी। अब v2 v3 के बाद अब आप सुनो ए बेटा, ये 20 नीचे वाली 10, तो 10 वाली को 20 वाली क्या करेगी, आगे बढ़ाएगी ना, हाँ। तो आप क्या कहोगे, बोलो, लेयर 2 विल सपोर्ट लेयर 3, आया ना। मतलब एक चीज याद रखो, कोई सी भी लेयर अपने ऊपर वाली लेयर्स पर जो विस्कस फोर्स लगाता है वो कैसे लगाता है, ऑपोजिट, और नीचे वाली पर, लेकिन काम एक ही है, ये 20 वाली चाह रही है ये भी 20 पे आ जाए, ये भी 20 पे आ जाए, रिलेटिव मोशन खत्म करना है, तो फाइनली सारी लेयर का रिलेटिव मोशन लास्ट वाली के बराबर हो जाएगा 0 के, और लिक्विड फ्लो करना रुक जाएगा। होता है कि नहीं, समझ में आया। तो देयर इज ऑलवेज समझ गए। अगर आपसे आज कोई पूछे ये टेंजेंशियल है, ये सपोर्टिव भी है, ऑपोजिट भी है। अच्छा, अब आता है विस्कोसिटी, फिनोमेना हो गया विस्कोसिटी। अब आता है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, जब हमने विस्कस फोर्स का बेटा फॉर्मूला निकाला तो हमने देखा जो विस्कस फोर्स F था वो किन किन फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अब यहां हम चलिए नेक्स्ट पेज पे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल सी द फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स। फॉर्मूला फॉर, अच्छा ये फ्रिक्शन फोर्स से कैसे अलग है मैं अभी बताता हूं। फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन विस्कस फोर्स करता है। पहली चीज, फ्रिक्शन फोर्स दो अलग अलग बॉडीज के बीच लगता है, ये जो विस्कस फोर्स है वो सेम ही लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स के बीच लगता है, ठीक है। तो सुनो, अब ऐसे समझ लो, सुनो बेटा, ये एक अर्थ सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, दो लिक्विड फ्लो कर रही हैं। तो मान लो ये दो लेयर्स है बेटा, ये पहली लेयर और इसके ऊपर एक और लेयर ले लो, ये दूसरी लेयर, ठीक है। मान लो ये जो लेयर है, सुनना ध्यान से, ये लेयर डेल एक्स दूरी पर है, सॉरी एक्स दूरी पर है, ये पास पास की लेयर है, तो इन दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल एक्स मान लीजिए, मान सकते हैं ना। और इनके बीच जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी थोड़ा सा होगा, लेट द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स बी डेल वी। तो व्हाट इज डेल वी बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, आया ना, बिटवीन टू लेयर्स, हाँ, बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स है, अंडरस्टूड है, वो एडजेसेंट लिखा नहीं जाता। एंड व्हाट इज डेल एक्स बेटा, चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू लेयर्स, ठीक है। अब सुनो, इन दो लेयर्स के बीच जो विस्कस, चाहे ऑपोजिट हो चाहे सपोर्टिव है, हमने जब विस्कस फोर्स की वैल्यू निकाली तो सुनो, हमने देखा बेटा, मान लो इन दो लेयर के बीच जो एरिया है वो ए है, तो हमने देखा वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको सर ये हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए लैब में जाना पड़ेगा, और आपको कोई लैब में जाने की आवश्यकता नहीं, आपको सीधा याद रखना कि दो लेयर के बीच का जो विस्कस फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर हमने देखा बेटा, ये मेन है, सुनो ध्यान से,
जो दूसरी चीज है जिसपे ये डिपेंड करता है वो है डेल वी अपॉन डेल एक्स। बेटा याद करो, हमने आपको शुरू में को बताया हो ग्रेडियंट, जब कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर टेम्परेचर 100 है, यहां 50 है और 2 मीटर की दूरी है, तो चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस टेम्परेचर ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी कितनी है, यहां वेलोसिटी कितनी है, उनके बीच डिस्टेंस कितना है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्योंकि ये दो सिलेबस में है हमारे। तो देखो यहां आप देख रहे हो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट बन गया कि नहीं, हाँ या ना? चेंज इन वेलोसिटी, दो लेयर के बीच चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, तो दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब एक चीज सुनो, व्हाट इज एफ बेटा? द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लेयर। ठीक है, अब सुनो, जब ये हमने विस्कस फोर्स की वैल्यू निकाली, प्रोपोर्शनलिटी हटाए इक्वलिटी लाए, तो एक कांस्टेंट आएगा। तो हमने जब ये कांस्टेंट निकाला तो वो ईटा है। क्या? अब वही फिर मटेरियल, कांस्टेंट हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करता है। पानी का और शहद का क्या विस्कस फोर्स सेम आएगा? अगर ए सेम है और डेल वी अपॉन डेल अलग अलग आएगा, क्योंकि वो मटेरियल, और यहाँ ईटा वही मटेरियल टू मटेरियल चेंज होगा। तो ये हमारा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आ गया। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस दोनों लेंगे। प्लस या माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि जो विस्कस फोर्स है वो ऑपोजिट भी है, तो माइनस लेंगे, और सपोर्टिव भी है। व्हाट इज ईटा बेटा? द कांस्टेंट, एंड इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ क्या कहते हैं, नाम बताओ? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स का याद है, जितना लिक्विड गाढ़ा होता है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतना ज्यादा होता है। तो इट चेंजेस फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। ये किस पे? चेंजेस फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग। दूसरी चीज सुनो, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका ईटा घट जाता है। आपने देखा होगा लिक्विड पतला हो जाता है। तो याद रखना एक और चीज रखो लिक्विड के लिए, फॉर लिक्विड्स नॉट फॉर गैसेस। गैसेस में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ईटा बढ़ जाता है, लेकिन लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर ईटा घट जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ईटा घट जाता है। अच्छा, अब ईटा का फॉर्मूला बनाते हैं और ईटा का एसआई यूनिट। तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है बेटा, इसका एसआई यूनिट सीधा याद रखना है डेकापॉइस होता है। क्या होता है बेटा? डेकापॉइस। और इसका सीजीएस यूनिट पॉइस होता है। अच्छा, अब तो मैं वैसे बनाना है इसका यूनिट, तो ईटा का यहां से फॉर्मूला क्या आएगा? एफ डेल एक्स अपॉन ए डेल वी। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, डेल एक्स मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर कट गया तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप वैसे तो इसका यूनिट यही लिखोगे न्यूटन मीटर -2 सेकेंड, लेकिन न्यूटन मीटर ईटा का ऐसा यूनिट। ठीक है, इसको लेके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? पॉइस, POISE, डेका पॉइस, पॉइस। सीजीएस यूनिट में सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिख सकते हो ना, तो पास्कल सेकंड भी कह सकते हो। तो 1 डेका पॉइस कितने के बराबर होगा बोलिए? 1 या न्यूटन मीटर -2 सेकेंड, हाँ या ना? और 1 पॉइस किसके बराबर होगा फिर? न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड एज यूजुअल रहेगा। अच्छा, अब 1 डेका पॉइस में आप कन्वर्ट करके देख लेना, आप न्यूटन मीटर -2 सेकंड को डाइन सेंटीमीटर -2 सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो मैं आपको सीधा बता दे रहा हूं 1 डेका पॉइस में 10 पॉइस होते हैं। डेका पॉइस बड़ा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट है, ये याद रखना। 1 डेका पॉइस में कितने पॉइस है बेटा? 10 होते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, फिर लिख लेना। अब सुनो, आपने ये देख लिया विस्कोसिटी का फिनोमेना देख लिया। अब विस्कोसिटी देखने के बाद स्टोक्स लॉ आता है जो विस्कोसिटी से निकलता है। नाउ सी व्हाट इज स्टोक्स लॉ। नाउ वी विल सी व्हाट इज स्टोक्स लॉ। अब देखिए
जब हम बेटा स्टोक्स लॉ की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट से स्टोक्स, इन्होंने क्या किया, एक वेसल है, इस वेसल के अंदर एक लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा मान लीजिए, इसके अंदर एक मान लीजिए स्फेरिकल बॉल है, इस स्फेरिकल बॉल का रेडियस आर मान लीजिए, इन्होंने एक स्फेरिकल बॉल ली थी और ये v वेलोसिटी से नीचे जा रही है, मतलब ये सिंक करेगी, पहले तो ये कंफर्म है, ये फ्लोट नहीं करेगी, ये सिंक करेगी। फिर उन्होंने क्या देखा, सुनो, वैसे तो जब सिंक कर रही है तो जब तक एंड तक ना आ जाए, मतलब बॉटम तक ना आ जाए इसके वेसल की, इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहनी चाहिए। सबसे पहले देखो, जब ये बॉल है तो इस पर एक mg फोर्स तो लगेगा, ये तो पता है, ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगेगा वो भी पता, लेकिन एक और फोर्स है जो जनरेट हो रहा था, एक ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट तो हो ही रहा था, लेकिन एक और फोर्स जनरेट हो रहा था, और इस फोर्स की वैल्यू जब निकाली गई तो वो थी 6 पाई ईटा आर वी, एंड दैट दिस इज आर ड्रैगिंग फोर्स और एन ऑपोजिंग फोर्स विच हैज बीन जनरेटेड अपवर्ड, अ ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैगिंग मतलब रोक रही है, या इसी को विस्कस फोर्स कह सकते हैं। एक विस्कस फोर्स हो रहा था ऊपर की तरफ, मोशन के अपोजिट, क्यों, और इसी को बेटा स्टोक्स लॉ कहते हैं, जो फोर्स के बारे में जब जानकारी दी जाती है। 6 पाई ईटा आर बी, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा क्या है, लिक्विड का आपका, नहीं, लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होना मतलब जरूरी नहीं है कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, एक चीज याद रखो, वैसे होता है कि गाढ़ा लिक्विड है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि डेंसिटी सिर्फ ये शो करता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। विस्कस फोर्स कुछ अलग ही है कि जब लिक्विड फ्लो करता है तो दो लेयर के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये ड्रैगिंग फोर्स कहां से जनरेट हुआ, ये क्यों हुआ, सुनो अब बेटा, ये जो सॉलिड पेन है ये मेरे हाथ के अंदर जा रहा है, नहीं नहीं जा रहा है, लेकिन यही अगर लिक्विड भरा है तो चला जाएगा, क्यों, जब कोई, जैसे मान लो ये लिक्विड है, ये बॉल जा रही है, तो ये कंफर्म है बेटा, जब कोई चीज लिक्विड के अंदर जाती है तो एक लिक्विड की लेयर को अपने साथ ले जाएगी कि नहीं, जब ही जा सकती है। तो जब ये स्फेरिकल बॉल है तो ये अगर स्फेरिकल बॉल लिक्विड में जा रही है तो ये एक लिक्विड की लेयर को, ये एक लिक्विड की लेयर को अपने साथ ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी, बोलो, ये लिक्विड की लेयर है, लेकिन इसके बगल वाली जो लिक्विड की लेयर है वो नहीं जाएगी, हाँ या ना, समझना। तो जब ये लिक्विड, देखना ये लिक्विड है, ये लिक्विड की वो लेयर है जो उसके बॉल के साथ जा रही है और ये वाली नहीं जा रही है, ऐसा हो रहा है जब बॉल नीचे जा रही है। तो बताओ, दो लेयर ऑफ लिक्विड के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, लिक्विड की दो लेयर के बीच जब रिलेटिव मोशन होगा तो क्या फोर्स लगेगा, एक ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स लगेगा। तो नीचे जा रही है तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगी, तो विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, ड्रैगिंग मतलब रोकने की कोशिश करेगा, एंड दैट विस्कस फोर्स, लेकिन ये लगेगा क्योंकि जब लिक्विड की लेयर इसके साथ अटैच है सॉलिड बॉडी पर लगेगा, समझ गया ना। तो दिस हैज बीन अ विस्कस फोर्स व्हिच हैज बीन एक्टिंग एंड इट्स वैल्यू इज 6 पाई ईटा आरवी होती है, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्यों लगा। अच्छा, अब लेकिन स्टोक्स लॉ ने क्या बताया, इन्होंने ये बताया इस लॉ में कि जब ये बॉल नीचे जाएगी तो वैसे तो एंड तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या देखा कि पहले तो वेलोसिटी बढ़ रही है, पहले जैसे मान लो जैसी छोड़ा 0 थी, फिर 5 हुई वेलोसिटी, 10 हुई, 15 हुई, 20 हुई, वेलोसिटी बढ़ती चली गई, लेकिन एक समय बाद जैसे मान लो 20 हो गई या 30 हो गई, फिर कांस्टेंट हो गई, अब 30 से जाएगी, ये नहीं है घटेगी, फिर कांस्टेंट से, और फिर जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी जिस पे वो फ्लो हो रही थी कांस्टेंट से, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। क्या नाम दिया गया उसको, टर्मिनल। लेकिन फिर ये क्वेश्चन उठा है ऐसा क्यों होगा, उसका जवाब ये विस्कस फोर्स देगा। देखो, जब ये आपने ड्रैगिंग या विस्कस फोर्स की वैल्यू देखी तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ईटा, गाढ़ा लिक्विड जितना ज्यादा होगा उतना विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा, बॉल का रेडियस मतलब स्फेरिकल बॉल जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा, लेकिन अगला नेक्स्ट फैक्टर देखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी विस्कस फोर्स बढ़ता चला जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। अब सुनो, एक मिनट सुनो, पहले प्रैक्टिकल केस सुनो इनिशियली। अब देखो इसका जवाब ढूंढते हैं कि ये पहले वेलोसिटी बढ़ी और फिर कांस्टेंट क्यों हो गई, ठीक है, सुनो ध्यान से, यहां देख ले। अब सुनो,
क्यों कांस्टेंट हो गया, अभी जवाब मिल जाएगा। बेटा ये जो बॉल है इसका मान लो मास 10 केजी है, तो नीचे जो mg लग रहा है वो 100 न्यूटन लगेगा कि नहीं, हाँ या ना, पहले ये समझ लो। तो ये तो हमेशा ही 100 न्यूटन रहेगा ना, बॉल कहीं पे भी रखी हो mg तो 100 ही न्यूटन रहेगा। जब बॉल को आपने लिक्विड में छोड़ा तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना है अभी, 0 न्यूटन, कोई कोई ड्रैगिंग फोर्स नहीं है, हाँ या ना। नेट फोर्स कहाँ है, क्योंकि देखो जब ऊपर वेलोसिटी, अभी बॉल तो रुकी हुई है तो ये फोर्स 0 है, वेलोसिटी 0 तो फोर्स 0 है कि नहीं है। नेट फोर्स नीचे, नेट फोर्स नीचे तो नेट एक्सेलरेशन नीचे, नेट एक्सेलरेशन नीचे तो नीचे की तरफ बॉल मूव करेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन नीचे वेलोसिटी बढ़ी। मान लो 10 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी, ये बॉल जब यहां आई तो कितनी वेलोसिटी हो गई अब 10, तो मान लो 10 के कारण जो ये वेलोसिटी बढ़ी, ऊपर की तरफ जो फोर्स आ रहा है वो 50 न्यूटन हो गया, नीचे का 100। अभी ये बताओ फोर्स कहां का ज्यादा है, नीचे 100 है ऊपर 50 लग रहा है, नीचे का ज्यादा है, नेट फोर्स नीचे, नेट एक्सेलरेशन नीचे, तो वेलोसिटी और बढ़ेगी। तो मान लो कितनी हो गई वेलोसिटी, 20 हो गई अब, और ये फोर्स हो गया 80 न्यूटन, कितना हो गया ऊपर फोर्स, वेलोसिटी बढ़ने पे फोर्स बढ़ता चला जाएगा, ये नीचे का 100 है। अभी भी बताओ नेट फोर्स कहां है, नीचे, और वेलोसिटी बढ़ी। लेकिन हमने देखा जैसे ये वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हुई तो ऊपर की तरफ फोर्स 100 हो गया, कितना हो गया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कितना है 100, नीचे तो 100 ही था, ऊपर वाला बढ़ता चला गया, नीचे वाले के बराबर हो गया, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, नेट एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0 मतलब अब बॉडी पर एक्सेलरेशन 0 है, तो अब जितनी वेलोसिटी है अब और वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, अब 30 से है तो 30 से चलता चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो अब इनको शब्दों में लिखते हैं, इसी चीज को जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो हमने क्या कहा इनिशियली, बोलिए इनिशियली क्या है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी व्हेन डिप इन लिक्विड, का किसमें एट रेस्ट पर है, ठीक है। हाँ नेट फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड, आया ना, नेट फोर्स डाउनवर्ड, तो नेट एक्सेलरेशन कहां लगेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। जब नेट फोर्स डाउनवर्ड, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो क्या होगा बोलो, नीचे की तरफ फोर्स है, नेट फोर्स नीचे लग रहा है, नेट एक्सेलरेशन है, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। हाँ टाइम कम्स और वेलोसिटी बढ़ेगी, तो बताओ ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये वाला नहीं है, यहां से टाइम कम्स व्हेन ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स क्या हो गया बराबर, नेट फोर्स कितना हो गया बॉडी पर अब 0, नेट फोर्स बॉडी पर 0 हो गया, नाउ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नाउ बॉडी मूव्स विद, अब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी उसमें कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी कहेंगे, समझ गए, क्लियर है। तो पहले वेलोसिटी बढ़ती चली गई फिर कांस्टेंट हो गई, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इतना क्लियर है, समझ में आ गया व्हाट इज स्टोक्स लॉ, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये स्टोक्स लॉ से ही पता चला, और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल पता क्या होते हैं, जो रेन ड्रॉप गिरता है तो हमें ऐसा लगता है वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। अब रेन ड्रॉप हो गया तुम्हारा स्फेरिकल बॉल, और उसके चारों तरफ एयर है, वो है लिक्विड, तो वहां पे भी विस्कस फोर्स लग रहा है, तो वो जब हम तक आता है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है। बादलों का भी यही होता है, वो हमें लगता है ना रुके हुए हैं, वो गिर रहे हैं नीचे, लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरते हैं, ऐसा लगता है कि रुके हुए हैं, ठीक है बेटा, समझ गए। अगला देखो नेक्स्ट कंसेप्ट, जब इसमें अगला कंसेप्ट देखेंगे बेटा, ये हमने कह तो दिया एक स्फेरिकल बॉल है, वो टर्मिनल वेलोसिटी से गिरती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन इस टर्मिनल वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला चाहिए, तो डेरिवेशन करेंगे एक छोटा सा, लिखिए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल,
टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल की क्या निकालनी है बेटा हमें? टर्मिनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, ठीक है। करिए। जो पढ़ा रहे हैं अब देखो, अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिक, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल देखते हैं बेटा। से नहीं है। चलो बेटा अब देखो, देखो अब देखो ये बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल है, इस स्फेरिकल बॉल का रेडियस आर है, ठीक है। एक मिनट सुनो, टर्मिनल वेलोसिटी वी मान लीजिए। अब बताओ कौन कौन इस पर, बॉल का मास m है तो mg नीचे, ऊपर की तरफ देखो एक तो पॉइंट फोर्स भी लगेगा ना। अब पॉइंट फोर्स हमारे उसमें नहीं था इसलिए हमने नहीं पढ़ा, बस फॉर्मूला बता देंगे। और दूसरा फोर्स अभी हमने देखा विस्कस फोर्स लगेगा, हाँ या ना। वी समझ गया, टर्मिनल वेलोसिटी है बॉल की, आर रेडियस ऑफ बॉल है, एफ भी क्या है बेटा? पॉइंट फोर्स, पॉइंट फोर्स, ये इसको आप थ्रस्ट भी कहते हैं, और ये आपका पता है विस्कस फोर्स। अब एक मिनट सुनो, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रही है तो ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स बराबर होंगे। अच्छा एक चीज सुनो, पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला होता है वी, अच्छा सुनो, ये जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी रो मान लो, लिक्विड की डेंसिटी क्या मान ली हमने? रो। लेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी रो। ये जो बॉल है, सॉलिड बॉल है, बॉल की डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा, सिग्मा, या आप और कुछ रो वन रो टू मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो सुनो, पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला होता है वी रो जी। एक मिनट सुनो, इसमें पहले एक मिनट सुन लो, पहले पॉइंट फोर्स समझ लो। पॉइंट फोर्स में वी होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, या कितना बॉल डूबी हुई है, सॉलिड बॉडी जितना डूबी होती है वही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। यहां तो पूरी डूबी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉल के बराबर होगा, समझ गए? तो व्हाट इज वी बेटा? वॉल्यूम ऑफ बॉल, ठीक है। हाँ ये हो गया। तो बताओ, व्हेन बॉल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, जब बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो बताओ नेट फोर्स क्या होंगे बॉल पर? जीरो होंगे कि नहीं, हाँ या ना? जब नेट फोर्स जीरो हो तो ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स बराबर। ऊपर फोर्स क्या क्या लग रहा है बोलो? एफ बी प्लस एफ, नीचे फोर्स एम इंटू जी। अब सुनो ध्यान से, एफ बी की जगह क्या रख सकते हैं? वी रो जी। एफ पता ही है 6 पाई ईटा आर बी, हाँ या ना? ये हो गया। एम इंटू जी बोलो, सुनो
एम क्या है? बॉल का मास। अब एक मिनट सुनना, मास ऑफ बॉल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ बॉल, बोलो यार, इनटू डेंसिटी ऑफ बॉल, हाँ या ना? वॉल्यूम ऑफ बॉल बी है? डेंसिटी क्या है बॉल की? सिग्मा। तो इसकी जगह मैं मास की जगह वी सिग्मा जी लिख सकता हूं। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? स्मॉल वी है वेलोसिटी और कैपिटल वी है वॉल्यूम, याद रखना। स्मॉल वी निकालना है तो इसको इस तरफ ले गए तो 6 पाई ईटा आर वी, क्या बचा? वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी। वी और जी कॉमन ले लो, सिग्मा माइनस रो अपॉन वी निकालना है ना तुम्हें, 6 पाई ईटा आर। ये हो गया, बोलो। चलो एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ बॉल की वैल्यू क्या लिखोगे? वॉल्यूम स्फेयर है 4/3 पाई आर क्यू, ये रख सकते हैं? रख क्या सकते, रख नहीं है तो v कितना रख दिया? 4/3 पाई आर क्यू। सॉरी स्मॉल आर माना ना रेडियस, स्मॉल आर ही रखेंगे। तो वॉल्यूम की जगह क्या रख दिया? 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई पाई ईटा आर। ये हो गया, पाई से पाई कट गया, आया ना? और 6 पहले से है, सॉरी 6 और है तो 4 से 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। एक मिनट देख लो पहले, 2/9 बचा। एक मिनट देखो, आर भी कट जाएगा, एक आर खत्म, आर स्क्वायर बचा। तो ऊपर क्या बचा? 2/9, 3 इंटू 3 9 हो गया। हाँ, नीचे बस ईटा बचा, ऊपर क्या बचा? आर स्क्वायर जी, और क्या बचा? सिग्मा माइनस रो अपॉन नीचे क्या बचा? ईटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अब एक मिनट सुनो, लेकिन वेलोसिटी हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहां मान रहे हैं? नीचे। वो कब होगी? जब सिग्मा रो से बड़ा होगा। और स्वाभाविक है, डूबती तो जब ही है ना, जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हो, जब ही तो सिंक करती है। लेकिन सुनो, इसी केस में अगर उल्टा हो जाए, इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, सॉलिड से लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो बताओ अगर रो सिग्मा से बड़ा है तो वी नेगेटिव आएगा, मतलब बॉल कहां जाएगी? नीचे की जगह ऊपर जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब बॉल मूव अपवर्ड। ऐसा कहां होता है बताऊं? पता है कहां होता है? एयर ड्रॉप में। पानी के अंदर हवा का बुलबुला बन जाता है। अगर पानी के अंदर हवा का बुलबुला बन गया, ये पानी है, ये एयर ड्रॉप है, तो बताओ एयर की डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, तो उल्टा होता है, ऊपर आता है। समझ में आया? करिए इतना।